नमस्कार फ्रेंड्स, अनअकैडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। आज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और उसकी कुछ अदर प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट उठा सके और लाइक से आपकी जो प्रेजेंस है उसका पता चल सके। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है, एमएसटी मैथमेटिक्स। और जो आप मेरी क्लास देख रहे हैं वो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मेरी क्लास देख रहे हैं। मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स और मैं यहाँ आपकी हेल्प करूंगा मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट को बिल्डअप करने में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि जो हमारी अनअकैडमी ऐप है उस पर हमें क्या क्या मिलता है। उस पर हमें डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस में हमारे पास जो भी एग्जाम सिलेबस है उसको एक स्ट्रक्चर में मिलता है, स्ट्रक्चर इन लाइन मिलता है ताकि जो प्रिपरेशन है वो बेटर हो सके। सेकेंड, अनलिमिटेड एक्सेस में हमारे पास लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोज कोर्स मिलते हैं। तो ये था हमारे पास जो अनअकैडमी ऐप है उस पर क्या क्या मिलता है। ये तो मिलने की बात थी। अब इस चीज को कैसे प्राप्त करें उसके बारे में और जान लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सर्च करेंगे, उसको इंस्टॉल कर लेंगे। फिर मैनेज गोल्स में जाकर CSIR UGC नेट, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ हमें प्लस पर जब क्लिक करेंगे तो मेरे पास गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। जब मैं इस गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये एक फी स्ट्रक्चर आ जाएगा। 1 मंथ की इतनी, 3 मंथ की इतनी, 6 मंथ की इतनी, 12 मंथ की इतनी, 24 मंथ की इतनी। तो आप यहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अब बात करता हूँ कि मेरे सजेशन की, जब आप पूछोगे कि सर हमें कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, किस सब्सक्रिप्शन में बढ़िया हमारी जो नॉलेज है वो गेन हो जाएगी, तो मैं प्रेफर करूंगा आपको 12 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप लें, क्योंकि इससे जो आपके कंसेप्ट हैं वो अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे। मीन्स आपको जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो आ जाएगी। तो आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, मेरे अकॉर्डिंग आपको 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो लेना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, अगर आप मेरा ये प्रोमो कोड यूज करते हैं अमित M10, तो आपको 10% का लेस मिलेगा। फ्रेंड्स, जैसे यहाँ जो 12 मंथ की जो फीस थी वो 11,550 रुपए थी, और जब आपने मेरा प्रोमो कोड अमित M10 यूज किया तो जो आपकी फीस है 12 मंथ की वो 10,395 रुपए रह गई। मीन्स अगर आप 10% का ऑफ चाहते हैं तो मेरे प्रोमो कोड को यूज कीजिए अमित M10, जिससे आपको 10% का बेनिफिट हो सके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे और अपने लेक्चर से वीडियोस क्विज़ेज देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो बात हुई अनअकैडमी पर हमें क्या मिलता है और उस चीज को किस प्रकार से लें। अब हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं जो फर्स्ट टॉपिक है मेरा वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में है। दो मैट्रिसेस हैं, उनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में आज हमें कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे और उसकी कुछ अदर प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस किया था, उसके एडिशन पर बात की थी, अच्छा उसके स्केलर मल्टीप्लीकेशन पर बात की थी और उसके सब्ट्रैक्शन पर बात हुई थी। आज हम मल्टीप्लीकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। दो मैट्रिसेस है मेरे पास, A and B are conformable for the product AB if the number of columns in A pre-multiply is same as the number of rows in B post multiply। सबसे जो फर्स्ट थिंग है कि जो हमारे पास A और B दो मैट्रिसेस दी गई है। A और B क्या है, दो मैट्रिसेस दी गई है, एक ये है और एक ये है। कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट मीन से उनकी जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल कब होगी, इफ द नंबर ऑफ
columns in A is same as the number of rows in B। मीन्स जो मेरे पास फर्स्ट जो भी मैट्रिक्स होगी, जैसे मान लीजिए मैंने ए मैट्रिक्स है मेरी फर्स्ट, तो ए अगर मैं इसका m क्रॉस n ऑर्डर मान लूं और b कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर मैं r क्रॉस s ऑर्डर मान लूं, तो इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है a इंटू बी वो तभी होल्ड हो सकती है जब ये वाला तो m n और ये r दोनों के दोनों इक्वल हो, मीन्स n इक्वल टू r हो, तभी पॉसिबल है, तभी कन्फर्मेबल है ये चीज, तभी क्या है मेरे पास कन्फर्मेबल है, पॉसिबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स जो मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, जो भी फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका तो कॉलम नंबर, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका मेरे पास रो नंबर, अगर ये दोनों चीजें मेरे पास सेम होती है तभी जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल हो सकती है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब उसके ऑर्डर पर बात करते हैं, उसका जो ऑर्डर है वो किस तरह से होगा। जैसे ये मैंने मान लिया कि m क्रॉस n की है और जो दूसरी मैट्रिक्स है वो n क्रॉस h की है, m क्रॉस n, और दूसरी जो मैट्रिक्स है वो किसकी है, n क्रॉस s। ये दोनों इक्वल होंगे तभी हमारी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो सकती है। अब ऑर्डर की बात करूं मैं, तो यहां मेरे पास क्या आएगा, ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी वो आ जाएगा मेरे पास एम, ये वाला तो एम मीन्स फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका तो रो नंबर, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका कॉलम नंबर ले लेते हैं हम, तो मीन्स m इंटू एस, जो ऑर्डर ऑफ एक बी आएगा वो m क्रॉस s आ जाएगा मेरे पास। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। जिस तरह मीन्स ऑर्डर के बारे में पता चल गया हमारे पास, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका तो मेरे पास क्या आएगा, रो नंबर, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका मेरे पास क्या आएगा, कॉलम नंबर। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर आ जाएगा। अब बात करते हैं, कोई एक एलिमेंट है मेरे पास, जैसे यहां ए बी आई जे मीन्स एक एलिमेंट ले लिया, जो मैट्रिक्स थी उसकी जो एंट्रीज थी उसका मैंने आई जेथ जो एलिमेंट है मेरे पास वो ले लिया मैंने, आई जेथ एलिमेंट, उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में बात है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मेरे पास है ए आई आर और ए बी आर जे मीन्स, अगर मैं यहां एग्जांपल में बात करूं, मेरे पास क्या है, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। दैट्स क्लियर। अब मेरे को इनकी प्रोडक्ट करनी है, ए इंटू बी करना है, तो क्या करूंगा मैं, जब प्रोडक्ट करेंगे, अगर मैं ए बी का मैं A11 एलिमेंट निकालना चाहता हूं तो वो किस तरह से आएगा, प्रोडक्ट में किस तरह से होगा, ये वाली जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट रो की जो मल्टीप्लीकेशन है वो फर्स्ट कॉलम के साथ होगी। जब मेरे पास फर्स्ट जो रो है उसकी मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ होगी तो मेरा जो एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा, A11 आ जाएगा। कैसे, यहां मेरे पास क्या है, 1x3 है, अगर मैं फर्स्ट रो का जो ऑर्डर है वो निकालूं तो मेरे पास क्या है 1x3। अब अगर मैं कॉलम की बात करूं, मींस फर्स्ट को बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम की बात करूं, तो यहां जो ऑर्डर है वो क्या है मेरे पास है 3x1। दैट्स क्लियर। अब ये 3 और 3 एक साइड हो जाएगा और जो मेरे पास एंट्री आएगी वो क्या आ जाएगी 1 1 मीन्स A11 आ जाएगी। सेम अगर मैं A12 की बात करूं मीन्स ए बी का जो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट,
इसकी ये किस टाइप से निकलेगा, वो निकलेगा फर्स्ट रो मीन्स 1 क्रॉस 3 अगेन, और मेरे पास क्या होगा सेकंड कॉलम मीन्स 3 क्रॉस 2। तो मेरे पास ये 3 3 तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो ऑर्डर आ जाएगा वो क्या A12, जो एंट्री आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये वाला जो सेकंड एलिमेंट है वो मेरे पास आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको फाइंड आउट करते हैं इन एलिमेंट्स को। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। मींस आई जेथ एलिमेंट अगर निकालना है तो वो इस प्रकार से निकलेगा मेरे पास। दैट्स क्लियर। ये यहां निकाल कर भी दिखा रखा है, आई जेथ एलिमेंट था वो निकाल कर दिखा रखा है। मीन्स जो मेरे पास आईएथ रो थी उसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो बी के जेथ कॉलम के साथ हो रहा है मेरे पास। जो ए की आईएथ रो थी, ये आईएथ रो है ए की, और बी का जो जेथ कॉलम था उनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो मेरे पास ए बी का आई जेथ एलिमेंट आता है मेरे पास। दैट्स क्लियर। वो मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया कि इस प्रकार से आएगा। यहां एक एग्जाम्पल में ये क्लियरली गिवन है कि ये किस तरह से एलिमेंट आते हैं। मीन्स अगर मैं ए, मेरे पास ये मैट्रिक्स है, बी ये मैट्रिक्स है, तो अगर मैं A11 निकालना चाहता हूं तो 1 × 1 प्लस 2 × 7 प्लस 3 × 3, तो ये मेरे पास कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, A11 एलिमेंट आ जाएगा। दैट्स क्लियर। ओके, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है मल्टीप्लिकेशन में। ज्यादातर बच्चों को यहां मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस थी, किस तरह से डिफाइन होती है उसकी डेफिनेशन थी। अब कुछ रिमार्क्स हैं। फर्स्ट रिमार्क क्या है मेरे पास, कुछ पॉसिबिलिटी हैं। फॉर एनी टू मैट्रिसेस A एंड B द फॉलोइंग 6 पॉसिबिलिटी अबाउट द प्रोडक्ट्स AB एंड BA में होल्ड। ये जो 6 प्रॉपर्टी हैं वो में होल्ड करती हैं। ये 6 पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, बस ये जो 6 मेरे पास पॉसिबिलिटी है यही पॉसिबल है जब मैं प्रोडक्ट होल्ड करने जाऊंगा। किस तरह से, जो फर्स्ट है वो क्या है मेरे पास, ए बी एंड बी ए बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। हो सकता है कि ए बी और जो बी ए है वो दोनों की दोनों एग्जिस्ट ही ना करें। एग्जिस्ट ना करने का क्या मतलब है कि वो आपस में क्या ना हो, कन्फर्मेबल ना हो। कन्फर्मेबल ना हो। कन्फर्मेबल होने का क्या मतलब है, जैसे यहां बात थी, कन्फर्मेबल ये तभी होगी मेरे पास जब क्या हो, जो फर्स्ट है उस फर्स्ट मैट्रिक्स है, प्री मल्टीप्लायर है, उसका तो कॉलम नंबर, और जो सेकंड है जो पोस्ट मल्टीप्लायर है उसका रो नंबर सेम हो, तभी उनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो होल्ड हो सकती है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तभी वो जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन है वो होल्ड हो सकती है। लेकिन हो सकता है यहां जो मैं ए का ऑर्डर है वो M×n लेता हूं, और जो बी का ऑर्डर है वो R×s ले लेता हूं, और ना तो M नॉट इक्वल टू एस है और N नॉट इक्वल टू R है। तो मेरे पास जब मैं ए बी को करने जाऊंगा, अगर मैंने ए बी कर लिया तो मेरे पास एन और आर जब इक्वल होंगे तभी ये मल्टीप्लीकेशन कन्फर्मेबल होगी। लेकिन यहां मैं मानकर चला हूं कि एन और आर तो नॉट इक्वल है, तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं हो सकती। मीन से जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है मेरी, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेम अगर मैं बी ए की बात करूं, बी ए में मेरे पास क्या होना चाहिए, बी का तो कॉलम नंबर और ए का रो नंबर। बी का कॉलम नंबर कितना है मेरे पास, एस,
एस, और ए का मेरे पास रो नंबर वो कितना है एम, वो दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन मैं मानकर चला हूं कि वो नॉट इक्वल है, यहाँ एस नॉट इक्वल टू एम है। दैट्स क्लियर। तो मीन्स जो बी ए है वो भी होल्ड नहीं होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हो सकता है ए बी और बी ए दोनों की दोनों बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स उनकी जो कन्फर्मेबिलिटी की कंडीशन है वो पॉसिबल ना हो, कन्फर्मेबल ना हो। तो हो सकता है बी और बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, प्रोडक्ट किसी साइड से भी होल्ड ना करे। सेकंड क्या कह रहा है, ए बी तो एग्जिस्ट कर जाए लेकिन बी ए डज नॉट एग्जिस्ट हो, मीन्स ए इंटू बी तो एग्जिस्ट हो मेरे पास, लेकिन बी ए जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो। मीन्स इसका तो ए का तो क्या हो, जो कॉलम नंबर है, मीन्स अगर मैं ए को एम क्रॉस एन ऑर्डर की मानकर चलूं और बी को मैं आर क्रॉस एस ऑर्डर की मानकर चलूं, तो मेरे पास क्या हो, ए बी होल्ड करना चाहिए, ए बी होल्ड करेगा प्रोडक्ट में, तो मेरे पास एन इक्वल टू क्या आए, आर आ जाए। लेकिन बी ए डज नॉट एग्जिस्ट हो, बी ए एग्जिस्ट ना करे, बी ए कंफर्मेबल ना हो, बी ए के लिए हम क्या करेंगे, आर क्रॉस एस और ए इंटू एम क्रॉस एन, मीन्स डज कंफर्मेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो एस नॉट इक्वल टू एम हो। ये भी पॉसिबल है कि मेरे पास एन इक्वल टू आर तो हो जाए, लेकिन मेरे पास जो एस है वो एम के इक्वल ना हो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए बी तो एग्जिस्ट कर जाएगा लेकिन बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट में। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो बी ए है वो एग्जिस्ट कर जाए लेकिन ए बी एग्जिस्ट ना करे, बी यहीं से देख लेते हैं, ए बी एग्जिस्ट नहीं करे तो मीन्स ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन है, बी का ऑर्डर आर क्रॉस एस है, और ये एग्जिस्ट नहीं होने देना मेरे को, तो मैं एम नॉट इक्वल टू आर ले लूंगा, और बी ए एग्जिस्ट कर जाए, बी ए का ऑर्डर क्या है आर क्रॉस एस, और ए क्या है मेरे पास एम क्रॉस एन। अगर मैं बी ए होल्ड कर जाए तो एस इक्वल टू एम ले लूंगा, एस इक्वल टू एम होना चाहिए। अगर ये चीज पॉसिबल हो जाए और ये नॉट इक्वल हो जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बी ए तो होल्ड करेगी, बी ए तो एग्जिस्ट करेगी, बी ए क्या करेगी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं कि दोनों की दोनों मेरे पास क्या हो, दोनों की दोनों एग्जिस्ट करें लेकिन उनका जो ऑर्डर है वो सेम ना आए, मीन्स यहां मेरे पास n इक्वल टू आर भी होना चाहिए और s इक्वल टू m भी होना चाहिए, लेकिन n और m, जो m है वो नॉट इक्वल टू n होना चाहिए। अगर ये चीज हो जाती है तो मेरे पास उनका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट आ जाएगा। अगर मैं एग्जांपल से बात करूं तो मैं क्या ले लेता हूं, ए को मैंने 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लिया और बी को मैंने 4x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लिया, तो मेरी जो ए बी आएगी, ए बी का जो ऑर्डर होगा, फर्स्ट का हम क्या लेते हैं रो नंबर 3, और सेकंड का हम क्या लेते हैं कॉलम नंबर क्रॉस 3। जो ए बी है वो तो 3x3 ऑर्डर की आ जाएगी, लेकिन जो बी ए है, अगर मैं बी ए लेकर आऊं तो बी ए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि वो कंफर्मेबिलिटी की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। बी का जो ऑर्डर है वो क्या है 4x3, ए का जो ऑर्डर है वो क्या है 3x4, मीन्स फर्स्ट का तो कॉलम नंबर और सेकंड का रो नंबर मेरे पास सेम है, तो ये कंफर्मेबिलिटी की कंडीशन होल्ड कर रहा है। तो मीन्स यहाँ मेरे पास जो बी ए का ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा बी ए। फर्स्ट का क्या लेते हैं रो नंबर ऑर्डर के लिए तो 4, और सेकंड का क्या लेते हैं कॉलम नंबर क्रॉस 4। मेरे पास ये जो ऑर्डर आया वो 4x4 आया, और ये जो ऑर्डर आया वो क्या आ गया 3x3। दोनों जो ऑर्डर हैं वो सेम तो नहीं है, लेकिन ए बी और बी ए क्या है कंफर्मेबल है, एग्जिस्ट कर रही है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये था मेरे पास ए पी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर जाएं लेकिन उनका जो ऑर्डर है वो सेम ना हो, उसका एग्जाम्पल एक पॉसिबिलिटी है ये भी।
अब बात करते हैं बोथ ए बी एंड बी एग्जिस्ट, देयर ऑर्डर्स आर सेम बट मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। मेरे पास क्या हो, ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट भी करें, उनका जो ऑर्डर है वो भी सेम आए, और सेकंड थिंग क्या हो कि जो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए हो, ए बी और बी ए इक्वल ना आए। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ये पॉसिबिलिटी लेकर आनी है मेरे को, तो क्या करते हैं, इन चारों को हम इक्वल ले लेते हैं, एम को, एन को, आर को, एस को, इन चारों नंबर्स को हम इक्वल ले लेते हैं। मीन्स एम इक्वल टू एन इक्वल टू आर इक्वल टू एस। अगर इस तरह से चारों इक्वल ले लिए मैंने, तो मेरे पास ए बी और बी एस होल्ड कर जाएगा, और उनका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ए पी का जो ऑर्डर है वो एम क्रॉस एम बोल सकता हूं मैं, एन क्रॉस एन, आर क्रॉस आर, क्योंकि सेम ही है। और बी ए का ऑर्डर भी मेरे पास क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एम। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, सेम हो जाएगा। अब बात करता हूं ए बी और बी ए इक्वल नहीं होने चाहिए। इन जनरल ऐसा नहीं होता कि वो इक्वल हो। अगर मैं एग्जांपल से बात करूं, तो मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है, ए को मैं क्या ले लेता हूं, 1 0 0 0, और बी को मैट्रिक्स ले ली मैंने 0 1 0 0। अब मैं ए बी कर रहा हूं, ये ए मैट्रिक्स है मेरी, ये बी मैट्रिक्स है, तो ए बी प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करना मैंने सीख लिया। अगर मैं ये फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहा हूं प्रोडक्ट का, तो मेरे पास कहां से आएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होगी, और बीच में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और बीच में प्लस का साइन होगा। मीन्स 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, तो मेरे पास यहाँ 0 आ जाएगा। और 1, जब मैं ये सेकंड एलिमेंट निकालूंगा तो वो किस तरह से आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 1 1, और प्लस 0 इंटू 0 0, तो 1 आ जाएगा मेरे पास। और यहाँ फिर अगर मैं इनकी निकालूंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। आप निकाल कर देख लेना, बिल्कुल आसान है। जिस तरह से मैंने ऊपर वाली रो, ऊपर वाले जो ये दो एलिमेंट है वो निकाल कर दिखाए हैं, सेम यहाँ नीचे वाले दो, जो दो एलिमेंट बच गए, वो आप सेम करके देखना। अगर यहां तक किसी को डाउट है, अगर ये नहीं करने आए, तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम बी ए की। बी मेरे पास क्या है, 0 1 0 0, ए मेरे पास है 1 0 0 0। प्रोडक्ट फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट आया वो आ गया 0। अब फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस अगर मैं सॉरी थर्ड एलिमेंट 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0 0 प्लस सॉरी फोर्थ एलिमेंट की बात करूं मैं, अगर 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, तो 0, ये आ गई मेरे पास। अब बात करते हैं इक्वलिटी की। कल मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में कि जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल कब होती हैं। सबसे पहले तो जो उनका ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, तो मेरे पास जो ऑर्डर है वो तो सेम है। और उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं वो आपस में सेम होनी चाहिए। यहां मैं अगर बात करूं A11 की, वो तो सेम है मेरे पास, लेकिन यहां अगर मैं बात कर रहा हूं तो A12 की वो मेरे पास सेम नहीं है। मीन्स एक साइड तो 1 है मेरे पास और दूसरी साइड 0 है, जो कि सेम नहीं है। सेम नहीं है तो ए बी और जो बी ए है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि जो सारी की सारी को जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज थी वो क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी, तभी इक्वलिटी होल्ड करती। इक्वल नहीं है तो
नॉट इक्वल का साइन आ गया मेरे पास। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, एक एग्जांपल से। पॉसिबिलिटी में कम से कम एक एग्जांपल अगर मैं दिखा दूं तो मेरे पास वो चीज पॉसिबल हो जाती है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो मेरे पास पांच प्रॉपर्टी या पांच रिमार्क्स मैंने पढ़ लिए। लास्ट है, अगर मेरे पास ए बी और बी ए बोथ है, ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट करें और साथ के साथ ए बी और बी ए इक्वल हो, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, m इक्वल टू n इक्वल टू r इक्वल टू s लेकर चलेंगे। जो ऑर्डर है ए बी का, ए का n क्रॉस n है और बी का r क्रॉस s है, तो चारों एलिमेंट मैंने क्या ले लिए, ये सेम ले लिए। दैट्स क्लियर। अब बात करेंगे ए बी और बी ए मेरे को क्या लेकर आना है, इक्वल। ऐसा एग्जांपल दिखा दूं मैं, उनका जो ऑर्डर है वो भी सेम हो और ए बी और बी ए भी इक्वल आ जाए, तो क्या करता हूं मैं, जीरो जीरो मैट्रिक्स ले लेता हूं। ए भी मैंने जीरो मैट्रिक्स ले ली और यहां इक्वल और नॉट इक्वल मैट्रिक्स के बारे में कोई भी बात नहीं कर रही है। या फिर मैं ये ले लेता हूं, ए मैंने ये जीरो मैट्रिक्स ले ली और बी में कोई भी नॉन जीरो या जीरो मैट्रिक्स कुछ भी ले सकता हूं, तो मेरे पास जब ए बी करूंगा वो भी जीरो मैट्रिक्स आएगा और बी ए करूंगा तो वो भी जीरो मैट्रिक्स आएगा। दैट्स क्लियर। और जो ऑर्डर है वो मैंने पहले ही सेम बना दिया है, तो ए बी और बी ए एग्जिस्ट भी कर गए मेरे पास और वो इक्वल भी आ गए। ये भी एक पॉसिबिलिटी होगी मेरे पास। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये रिमार्क थे पॉसिबिलिटी के बारे में कि क्या प्रोडक्ट में क्या चीज पॉसिबल है और क्या चीज पॉसिबल नहीं है। सिक्स पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ए बी और बी ए दोनों की एग्जिस्ट ना करें, हो सकता है उनमें से एक एग्जिस्ट कर जाए, हो सकता है दोनों एग्जिस्ट कर जाए लेकिन ऑर्डर अलग अलग हो सकता है दोनों के दोनों एग्जिस्ट करें लेकिन ऑर्डर सेम हो बट इक्वल ना आए, और हो सकता है मेरे पास दोनों एग्जिस्ट करें और ऑर्डर भी सेम और इक्वल आ जाए मेरे पास। दैट्स क्लियर। ये थी कुछ पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट की। अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक किसी को डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, कमेंट कीजिए। और अगर अच्छा लग रहा है आपको लेक्चर तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन आ गई मेरे पास एक। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस तरह से मेरे पास रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर होती है, उसी तरह मेरे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस की भी पावर होती है। जैसे अगर मैं रियल नंबर की, अगर मेरे पास क्या है, अगर मैं कोई भी एक्स एक रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूं, मैं एक्स की पावर एन करता हूं, तो ये इसका क्या मतलब होता है कि एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स। अब अगर मैं x को a से रिप्लेस कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहां मेरे पास क्या होता है, बेस सेम होता है, तो जो पावर है ऊपर की वो क्या हो जाएंगी, मेरे पास ऐड हो जाएंगी। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां सेम इंटीग्रल पावर की यही डेफिनेशन दी गई है कि अगर मैं a की पावर n प्लस वन को निकालना चाहता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो a की पावर n इंटू ए हो जाएगा मेरे पास, वेयर n ए बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। दैट्स क्लियर। सेम ये डेफिनेशन ए स्क्वेयर ए क्यूब ए किस तरह से फाइंड आउट होता है वो बता रखा है बस। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो दो कंडीशन है, मेरे पास क्या है, बेस सेम है तो जो पावर है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहां अगर मेरे पास है ए की पावर एम और उसकी पावर कुछ एन करूं तो वो जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सेम जिस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर खेलते हैं, सेम उसी तरह से हम मैट्रिसेस पर खेलेंगे पावर्स में। दैट्स क्लियर।
ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं कोमुटेटिविटी एंड एंटी कोमुटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं इसकी जनरल डेफिनेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन पर जाऊं तो वो क्या है मेरे पास, two matrices A and B are said to be commute with each other if AB equal to BA and anti-commute if AB equal to minus BA। दो मैट्रिसेस है मेरे पास, अगर उनकी जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो सेम आ जाती है, ए बी और बी ए इस तरह से सेम आ जाती है, मीन्स जो मेरे पास ये लास्ट वाली जो रिमार्क था ये पॉसिबल होता है। दैट्स क्लियर। अगर ये पॉसिबिलिटी होल्ड करती है तो मेरे पास क्या होगा, उन मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे कि वो जो मैट्रिक्स हैं आपस में क्या कर रही है, कोम्यूट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, कोम्यूट कर रही हैं। लेकिन अगर ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए आ जाता है मेरे पास तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो जो मैट्रिक्स हैं आपस में क्या कर रही हैं, एंटी कोम्यूट कर रही हैं, माइनस साइन के साथ प्रोडक्ट इक्वल है, तो वो जो मैट्रिक्सेस हैं आपस में क्या है, एंटी कोम्यूट कर रही हैं। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। ये थी कोम्यूटेटिव और एंटी कोम्यूटेटिव की डेफिनेशन। अब बात करते हैं, एक नोट दिया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन जनरल नीड नॉट बी कोम्यूटेटिव। इन जनरल मेरे पास जो मैट्रिसेस है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो कोम्यूटेटिव नहीं होती, मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए, ये इन जनरल पॉसिबल नहीं है, कुछ एक में आ जाता है लेकिन इन जनरल पॉसिबल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जो हर बार अगर मैं ए बी इक्वल टू बी ए लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है अगर मैं यहां बात करूं तो मेरे पास ये, अगर मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी में बात कर रहा हूं तो यहां मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए हो। अच्छा, इसके ऊपर अगर मैं बात कर लूं तो हो सकता है कि ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट करें लेकिन उनके ऑर्डर ही सेम ना हो, ऑर्डर ही सेम ना हो तो हम इक्वलिटी की बात ही नहीं कर सकते। दैट्स क्लियर। तो जो प्रोडक्ट है ए बी और बी ए वो हो सकता है कि सेम भी आ जाए, हो सकता है कि डिफरेंट भी हो मेरे पास, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑलवेज कोम्यूट करेंगी मैट्रिसेस, ये हम नहीं कह सकते। तो मीन्स इस नोट का मतलब यही है कि इन जनरल नीड नॉट बी कोम्यूटेटिव, इन जनरल ये पॉसिबल नहीं है कि वो ए बी इक्वल टू बी ए ऑलवेज आई मेरे पास। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज आ गई, कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये 10-12 कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब जो सबसे फर्स्ट है वो क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मीन्स मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपस में कोम्यूट तो नहीं कर रही थी, मीन्स ए बी नॉट इक्वल टू बी ए हो सकता है, मे बी, दैट्स क्लियर। बट ए बी, या तो मैं इस दो की प्रोडक्ट तीसरी मैट्रिक्स के साथ करूं और या फिर मैं जो लास्ट वाली दो मैट्रिसेस हैं उनकी प्रोडक्ट कर लूं और फिर इस तीसरी मैट्रिक्स के साथ करूं, तो जो ये प्रोडक्ट है वो क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी। मीन्स वो क्या, कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, एसोसिएटिव को। दैट्स क्लियर। जो ये वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, सेम होंगी मेरे पास। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टीज की। अब अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, तो जो मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन, मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा ओवर मैट्रिक्स एडिशन, मीन्स मल्टीप्लिकेशन जब मैं करूंगा तो वो ओपन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे कि यहां मैं क्या कर रहा हूं, ए कोई मैट्रिक्स ली और पहले मैंने इन दो का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, सॉरी
इन दो का एडिशन कर लिया और फिर ए के साथ मल्टीप्लीकेशन करा, ये वैल्यू, या फिर मैं इस ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूं और फिर सम करता हूं मैं, तो वो वैल्यू, वो दोनों की दोनों वैल्यू मेरे पास क्या होती है, सेम होती हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। मीन्स जो मल्टीप्लीकेशन था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो बट गया किसमें, किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर। मीन्स बीच में एडिशन आ गया, बाकी जगह जो प्रोडक्ट था, जो मल्टीप्लीकेशन किया था मैट्रिक्स का हमने, वो मल्टीप्लाई हो गई। दैट्स क्लियर। यहां तो मेरे पास ए प्री मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ सी जो है वो पोस्ट मल्टीप्लाई हुआ है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बोथ साइड से एग्जिस्ट करता है मेरे पास। दैट्स क्लियर। ये थी सेकंड प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की। अब थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं हम। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी द नल मैट्रिक्स व्हाइल नाइदर ऑफ देम इज द नल मैट्रिक्स। मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, उनकी जो प्रोडक्ट है वो नल मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो दोनों की दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो नल मैट्रिक्स हों। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ ए बी नॉट इक्वल टू बी ए में मैंने करवाया था, एक एग्जाम्पल लिया था। उसमें क्या था, नॉन जीरो मैट्रिक्स ली थी, नॉन नल मैट्रिक्स ली थी। नॉन नल का मतलब उसकी जो सारी की सारी एंट्रीज हैं वो जीरो ना हो। जब मैंने शुरुआत में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करवाया था उसमें आया था नॉन नल और नल मैट्रिक्स के बारे में। उसमें बताया था क्लियरली कि जो ये एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो ना हो, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन नल मैट्रिक्स बोलते हैं। या फिर जिसकी सारी की सारी एंट्रीज जीरो हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ किसी एग्जाम्पल की, कि दोनों के दोनों जो मैट्रिसेस हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो तो नल मैट्रिक्स आ जाए, लेकिन दोनों के दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो नॉन नल हो, नल मैट्रिक्स ना हो। मीन्स उसी एग्जांपल को ले लेता हूं मैं, 1 0 0 0, और यहां क्या करता हूं, 0 0 1 0, ये ले लिया मैंने एग्जांपल। अगर मैं इसकी प्रोडक्ट करूंगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, 1 × 0 प्लस 0 × 1 0, 1 × 0 प्लस 0 × 0 0, 0 × 0 प्लस 0 × 1 0, 0 × 0 प्लस 0 × 0 0। ये आ गया मेरे पास। लेकिन ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो क्या है, नॉन नल है। यहाँ ये एंट्री नॉन जीरो है, यहाँ ये एंट्री नॉन जीरो है, तो मेरे पास फिर भी एक नल मैट्रिक्स आ गई। नल मैट्रिक्स आ गई तो मेरे पास क्या हो गया, ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबल हो गई। मीन्स नाइदर ऑफ देम इज नल मैट्रिक्स, बट उनकी जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो क्या है, नल मैट्रिक्स। दैट्स क्लियर। खरी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो सेटिस्फाई करवा दी मैंने, प्रूफ भी एग्जांपल से उसका पॉसिबिलिटी दिखा दी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब फोर्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं। इन द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इफ ए बी इक्वल टू नल देन इट डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई दैट बी ए इक्वल टू नल। मेरे पास ए बी तो नल हो जाए और बी ए नल ना हो। पिछली जो पॉसिबिलिटी थी उसमें क्या था मेरे पास, कि दोनों के दोनों जो ऑर्डर हैं वो सेम ऑर्डर हो जाएं, लेकिन जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल ना हो, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये एक पॉसिबिलिटी थी, ये हो सकता है ए बी इक्वल ना हो बी ए के। तो और यहाँ ये क्या कह रहा है कि जो ए बी है वो तो नल आ जाए, लेकिन जो बी ए है वो नल ना आए। मीन्स डज नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं कि जो बी ए होगी वो भी नल आ जाएगी। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं मेरे पास, तो मैंने करवाया भी था उसमें, फिर भी हम ले लेते हैं।
यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ भी है, यही है एग्जाम्पल एक्चुअली। ए ये मैट्रिक्स है मेरे पास, बी ये मैट्रिक्स है। जब मैं ए बी मैट्रिक्स ए इंटू बी कर रहा हूं तो वो तो नल आ जाएगा, वो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, नल आ जाएगा। लेकिन जब मैं बी इंटू ए करूंगा तो वो मेरे पास नल नहीं आएगा, और ये नॉन नल मैट्रिक्स आ जाएगी, 0 1 0 0। तो मेरे पास ए बी तो नल हो सकता है मल्टीप्लीकेशन में, और बी ए का नल होना कोई जरूरी नहीं है। दैट्स क्लियर। ये है मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे चलते हैं। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ है, नाइन्थ प्रॉपर्टी है, ये आपस में कनेक्टेड है, रिलेटेड है एक दूसरे से, और बिल्कुल आसान है, और एग्जाम में भी आई हुई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इनका यूज होता है। देखते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। Let A and B are any n cross n complex matrices if sum of elements of each row of A is K1 and sum of elements of each row of B is K2, then sum of elements of each row of AB is K1 K2। मेरे पास अगर A की हर रो का जो सम है वो K1 है, और बी की जो हर रो है उसका जो सम है वो K2 है, तो जो प्रोडक्ट होगी मेरे पास उसकी जो हर रो का जो सम होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, K1 इंटू K2 आ जाएगा, मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगा वो भी। ये चीज है। अगर मैं इसका प्रूफ आपको लेकर जाऊं प्रूफ पर, तो मेरे पास क्या होगा, अगर मैं मान लेता हूं ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मान ली मैंने, A11 A12 A21 A22, जनरल मैट्रिक्स ले ली मैंने कोई भी, और बी भी मैंने जनरल मैट्रिक्स ले ली, B11 B12 B22, सॉरी 21 आएगा, और B22, ये बी कोई भी जनरल मैट्रिक्स ले ली। अब इनकी ये प्रोडक्ट कर रहा हूं, मीन से सबसे पहले तो कंडीशन रखनी है कि ए की सारी जो रो हैं उनका जो सम है वो K1 है। मीन्स मेरे पास क्या है, A11 प्लस A12 इक्वल टू क्या है, K1, और A21 प्लस A22 वो भी किसके बराबर है, K2 K1 के। दैट्स क्लियर। अब अगर मैं बात करूं B11 प्लस B12 की, वो K2 के बराबर है, और B21 प्लस B22 वो भी K2 के बराबर है। अब इसका प्रूफ करेंगे, जनरल मैट्रिक्स ले ली, फिर हम इसका जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं, n क्रॉस n ऑर्डर पर भी कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। तो प्रोडक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21, A11 B11 प्लस A12 B21। सेकेंड जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, A11 B12 और प्लस A12, और यहां आ जाएगा B22। ये आ गया मेरे पास। दैट्स क्लियर। ये आ गया, ये मेरे पास फर्स्ट रो आ गई। मैं एक रो का आपको करके दिखा देता हूं। अगर मैं इसका सम करता हूं, मीन्स A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A11 B12 प्लस A12 B22,
ये जो फर्स्ट रो है प्रोडक्ट की, उसका मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया। अगर ये मेरे पास K1 इंटू K2 आ जाता है तो फिर हम सिमिलरली बोल के सेकंड रो का भी निकाल सकते हैं, और फिर हम जर्नल मैट्रिक्स पर भी ले सकते हैं, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स पर भी हमें इसी प्रकार से कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। इसका अब K1 K2 आ जाना चाहिए सम। उसके लिए क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये आपस में कोम्यूट कर जाते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में कोम्यूट करते हैं। मीन से a प्लस बी लिखूं या फिर मैं b प्लस ए लिखूं, वो सेम बात है। दैट्स क्लियर। तो यहां मैं क्या करता हूं, इनको कोम्यूट करवा देता हूं। तो a11 b11 प्लस a12 और b, सॉरी, a11 b21 कोम्यूट करवा दिए, और ये भी कोम्यूट करवा दिए, प्लस यहाँ सॉरी 1 2 आएगा, ये वाला कोम्यूट करवाया ना, तो 1 2 ये आपस में यहाँ चला गया, a12 और b21 प्लस a12 और b22। अब क्या करता हूं मैं, यहां से a11 दोनों में है तो a11 कॉमन निकाल लिया, तो a11 इंटू b11 प्लस b12 प्लस यहाँ a12 है, यहाँ a12 है, उसको कॉमन निकाल लीजिए, तो मेरे पास क्या आ गया, b21 प्लस b22। अब b11 प्लस b12 का की वैल्यू गिवन है मेरे पास, क्या है, k2। ये रही, और यहाँ b21 प्लस b22 की भी वैल्यू गिवन है, वो भी क्या है, k2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, k2 a11 प्लस k2 a12। अब k2 कॉमन निकाल लीजिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a11 प्लस a12 आ जाएगा मेरे पास। दैट्स क्लियर। a11 प्लस a12 आ जाएगा, और a11 प्लस a12 मेरे पास क्या है, k1 है, ये रहा। दैट्स क्लियर। तो यहां से क्या आ गया फिर, k1 इंटू k2 आ गया। तो मैंने फर्स्ट रो का जो सम था वो निकाल कर दिखा दिया, k1 इंटू k2 निकाल कर दिखा दिया यहां से। तो मेरे सिमिलरली हम सेकंड रो का भी जो सम है वो दिखा देंगे। अच्छा, एक ये चीज है, जो चीज यहाँ कॉलम रो पर होल्ड कर रही है वो कॉलम पर भी होल्ड कर जाएगी। मीन्स अगर सारे के सारे जो कॉलम का जो सम है वो k1 है, और जो सारे के सारे रोज हैं, सॉरी, सारे के सारे बी के जो कॉलम्स है उनका जो सम है वो मेरे पास k2 है। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट होगी, उनके जो कॉलम्स होंगे उनका जो सम होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, k2 हो जाएगा, k1 इंटू k2 हो जाएगा। दैट्स क्लियर। ये भी होता है। अब मैं बात करूं, यहां एक और चीज दिखा देता हूं आपको, रो और कॉलम, मीन्स ए की तो रोज का जो सम है वो k1 है, लेकिन बी के जो कॉलम है उनका जो सम है वो k2 है। लेकिन उसकी जो जो रोज है उनका सारिया का जो हर रो है उसका जो सम है मेरे पास, एलिमेंट्स का जो सम है वो मेरे पास k2 नहीं है, लेकिन कॉलम्स का है। तो अब मेरे पास ना तो रो का जो सम है वो k1 k2 आ जाएगा आएगा, ना कॉलम का जो सम है वो k1 k2, मीन्स उस पर जनरल कंडीशन नहीं होती मेरी। दैट्स क्लियर। तो ये था मेरे पास इंपॉर्टेंट चीज थी, ये वाली जो चीज थी, ये वाली जो प्रॉपर्टी थी वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, आपको अच्छे से करना चाहिए इसको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है सिक्स प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं अब हम। सिक्स क्या है मेरे पास, लेट ए बी ए एन क्रॉस एन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स सच दैट sum of elements of each row is k, then sum of elements of each row of a square is k square। मेरे पास हर रो का जो सम है वो क्या आ जाएगा, के स्क्वेयर आ जाए।
क्या करेंगे, यहां जो बी मैट्रिक्स ली थी उस उसकी जगह हम दोबारा से ए मैट्रिक्स को ले लेंगे, और जो उसकी सारी एलिमेंट्स का, हर रो की एलिमेंट्स का जो सम है वो के है। तो मेरे पास यहाँ के इंटू के हो जाएगा, के स्क्वेयर आ जाएगा, ए स्क्वेयर ये हर रो का जो सम है। दैट्स क्लियर, मीन्स इसका पर्टिकुलर केस है ये। नेक्स्ट इसका जनरलाइजेशन कर दिया, जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है उसका क्या कर दिया, जनरलाइजेशन कर दिया। मीन्स सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो इज के, देन सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ ए पावर ऑफ एम इज के पावर ऑफ एम। एम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया मैंने, और अगर मैं ए की पावर एम कर रहा हूं तो जो के की पावर एम हो जाएगा मेरे पास हर रो का जो सम है। दैट्स क्लियर, इसी का क्या कर दिया, जनरलाइजेशन। यहाँ 2 पावर थी, यहाँ m पावर होगी, तो जो मेरे पास सम आएगा रोज का उसकी जो पावर्स है वो भी m हो जाएगी। दैट्स क्लियर, तो ये इसका जनरलाइजेशन है, 7th प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 8th प्रॉपर्टी पर अगर मैं बात करूं तो वो क्या है मेरे पास है दो n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस दी गई हैं, जिनका जो मेरे पास सम है, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ a इज k1 एंड सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ b इज k2। मीन्स a की जो रोज है उसका जो सम है वो तो k1 है, और जो b है उसकी जो रोज का जो सम है वो k2 है। तो मेरे पास सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बी इज n k1 k2। जो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए बी के सारे एलिमेंट्स का जो सम है वो n इंटू k1 k2 आ जाएगा। ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखिए अगर मैं 5th प्रॉपर्टी पर बात करूं तो जो फर्स्ट रो थी उसका जो सम था वो भी क्या था मेरे पास k1 k2, क्योंकि यहाँ ईच रो, हर रो का जो सम है वो क्या आएगा मेरे पास k1 k2। दैट्स क्लियर, तो k1 k2 फर्स्ट रो का। अब सेकंड रो का जो सम है वो भी मेरे पास k1 k2 है, थर्ड रो का जो सम है वो भी k1 प्लस k1 इंटू k2 है। दैट्स क्लियर, और मेरे पास nth जो रो है उसका भी जो मेरे पास एलिमेंट्स का जो सम है वो क्या है k1 इंटू k2 है। तो अब मेरे को सारे एलिमेंट्स का सम बताना है, ए बी के सारे एलिमेंट्स का सम बताना है। तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट रो का जो सम आया है, फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो सम है वो k1 इंटू k2 है, प्लस सेकंड रो में जितने भी एलिमेंट्स है वो भी क्या है के, उनका जो सम है वो भी क्या है k1 k2। अगर मैं उन सारों को ऐड कर दूं तो मेरे पास सारे एलिमेंट्स का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। मीन्स k1 प्लस k2, k1 इंटू k2 प्लस k1 इंटू k2, ये कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा मेरे पास। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, n k1 इंटू k2। दैट्स क्लियर, जो सारे एलिमेंट्स हैं उनका जो सम आया वो क्या आ गया मेरे पास, n इंटू k1 k2 आ गया। यहां से ही उसका क्या हुआ है, मीन्स यहीं से हमने उसको 5th जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करके हमने उसको निकाला, फाइंड आउट किया है। दैट्स क्लियर। अच्छा, ये सेम चीज मेरे पास कॉलम पर भी होल्ड करती है, कहीं ये सोच जाओ कि यहाँ रो रो गिवन है तो कॉलम का कोई जिक्र ही नहीं है। मीन्स अगर मेरे पास ये होता कि ईच जो कॉलम है ए का उसका जो सारे एलिमेंट्स है उसका जो सम होता वो k1, और जो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच कॉलम ऑफ बी इज k2, अगर बी के सारे कॉलम्स का जो सम है वो होता k2। दैट्स क्लियर, तो मेरे पास ए बी के जो सारे एलिमेंट्स थे उनका जो सम आता वो तो n k1 k2 ही आता, लेकिन फिर ये चेंज हो जाता कि जो यहाँ कॉलम्स में आते, मीन्स जो सम है फर्स्ट कॉलम का n1 के सॉरी फर्स्ट कॉलम का जो सम आता वो k1 k2 आ जाता। मीन्स जो इतने भी कॉलम होते मेरे पास ए बी के पास जितने भी कॉलम होते उनका जो सम है वो k1 k इंटू k2 होता मेरे पास। दैट्स क्लियर, ये थी
4 प्रॉपर्टी ये बताई मैंने, इंपॉर्टेंट है। लास्ट प्रॉपर्टी और कर लेते हैं हम इसकी। लास्ट क्या है मेरे पास, ए और ए कोई भी n क्रॉस n की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, सम ऑफ ईच रो ऑफ ए इज के। जो ए है उसकी जो सारी की कोई भी रो है उसके जो सारे के सारे एलिमेंट्स है उनका जो सम है मेरे पास के है। देन सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a पावर ऑफ n इज n इंटू के पावर ऑफ n। यहां मेरे पास है, अगर मैं 7th प्रॉपर्टी में बात करूं तो हर रो का जो सम था वो मेरे पास k पावर ऑफ m आता था। a पावर ऑफ m की जो a पावर ऑफ m करता हूं मैं तो उसके जो सारी की सारी हर रो का जो सम है वो k पावर ऑफ m है। दैट्स क्लियर। अब क्या करते हैं, यहां क्या कर दिया, उसके सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स के जो सम है वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, मेरे पास कितनी नंबर ऑफ रोज हैं n, तो मेरे और जो एक रो का जो सम है वो कितना है मेरे पास k पावर ऑफ m, तो k पावर ऑफ m प्लस k पावर ऑफ m प्लस k पावर ऑफ m कितने टाइम्स, n टाइम्स आ जाएगा मेरे पास सेम, और n इंटू फिर k पावर ऑफ m हो जाएगा। सारे एलिमेंट्स का सम निकालना है मेरे को। दैट्स क्लियर। तो ये मेरे पास 5 6 7 8 9 5 प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से करना। अगर इनमें कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 10th 11th 12th 3 प्रॉपर्टी बची हुई है, फिर हम अदर प्रॉपर्टीज करेंगे मैट्रिक्स की। 10th पर अगर मैं बात करूं, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मेरे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, एंड सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, अगर मीन्स वो आपस में क्या कर रही हैं, कोम्यूट कर रही हैं। ए बी इक्वल टू बी ए का क्या मतलब है, ये कोम्यूटेटिव मैट्रिसेस की क्या थी, डेफिनेशन थी, कोम्यूट कर रही हैं। तो हम उसको अगर उसकी n कोई भी n पावर करते हैं तो उसको हमें इस तरह से बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके एक्सपेंड कर सकते हैं। 11th प्रॉपर्टी कहती है बस इतनी ही, इस तरह से हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सॉरी 10th प्रॉपर्टी में 11th में क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए मीन्स वो कोम्यूट भी करें और वो किसके इक्वल हो जाए, जीरो मैट्रिक्स के, नल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। तो मेरे पास जो a प्लस बी की पावर n है वो क्या आ जाएगा, a की पावर n प्लस b की पावर n, मीन्स यहां मेरे पास a इंटू बी है और a इंटू बी किसके इक्वल है, नल के इक्वल है। दैट्स क्लियर। यहां भी नल के इक्वल हो गया, यहां भी नल के इक्वल हो गया, और यहां मेरे पास a और b की मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रही, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ a की पावर n और b की पावर n बच जाएगा, क्योंकि वहां किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन नहीं है। दैट्स क्लियर। तो मेरे पास जब मैं a प्लस बी की पावर n करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ये बच जाएगा, a की पावर n प्लस b की पावर n। ये मेरे पास 11th प्रॉपर्टी है। 12th पर बात करता हूं मैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ a is m cross n and b is n cross p matrix, then rows of AB are linear combination of rows of B and columns of AB are the linear combination of columns of A। मतलब जो AB की रोज हैं उनको हमें, जो AB की रोज हैं उनको हमें जो B की रोज है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मीन्स बी कोई जो भी मैट्रिक्स है मेरे पास, बी कोई भी मैट्रिक्स है उसकी रोज है, मान लीजिए R1 R2 R3, ये 3 रोज है मेरे पास बी की। तो हमें ए बी जो प्रोडक्ट करेंगे ना उनकी जो रोज होगी, मीन्स अगर मैंने उसको ए बी की जो फर्स्ट रो है उसको मैंने S1 नाम दे दिया, तो वो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, AR1 प्लस BR2 प्लस CR3।
मीन्स R1 कोई भी फर्स्ट रो है बी की, R2 सेकंड रो है बी की, R3 थर्ड रो है बी की, और ए बी सी ये क्या है, कांस्टेंट हैं। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उनका उनके बीच में सम डालकर, इसी तरह से तो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। इस तरह से हम शो आउट कर सकते हैं S1 जो भी मेरे पास रो है, प्रोडक्ट की जो रो है मेरे पास, वो इस तरह से उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सकती है। दैट्स क्लियर। और जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स ऑफ ए बी, जो प्रोडक्ट के कॉलम्स हैं, वो ए के लीनियर जो प्री फैक्टर है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के में लिखे जाते हैं। मीन्स जो प्री फैक्टर है उसके कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। दैट्स क्लियर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मीन्स अगर ए कोई भी मैट्रिक्स गिवन है मेरे पास, बी कोई दूसरी मैट्रिक्स गिवन है, क्या किया है, ए एम क्रॉस एन की है, बी एन क्रॉस पी की है। जब मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं तो वो उसका जो ऑर्डर है ए बी, वो मेरे पास एम क्रॉस पी आ गया। अब इसकी जो मैं रो होंगी उनको किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, जो मेरे पास पोस्ट फैक्टर है। जो इसकी रोज होंगी उसको मैं पोस्ट फैक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। दैट्स क्लियर। और जो मेरे पास कॉलम्स होंगे इसके, उनको मैं किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, जो मेरे पास प्री फैक्टर है, प्री फैक्टर, वो जो कॉलम्स हैं प्री फैक्टर के कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं मैं। दैट्स क्लियर। ये बस इतनी बात कह रहा है, जो 12th प्रॉपर्टी है ये बात कह रही है। दैट्स क्लियर। ये है 12th प्रॉपर्टी। आगे चलकर इसका इंपॉर्टेंस भी होगी जब हमें वहां जाएंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जाएंगे, हमें जहां सिस्टम ऑफ होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस सिस्टम में जाएंगे, तब इसका यूज करेंगे हम। दैट्स क्लियर। इसको याद रखने का तरीका है, अगर मैं ए बी ये प्रोडक्ट ले रहा हूं तो सी आर ऊपर डाल दीजिए, सी आर, सी से कॉलम और आर से रो। मीन्स जो प्रोडक्ट है उसके अगर मैं रोज की बात करूं तो वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होंगे, जो पोस्ट फैक्टर है जहां आर है मेरा उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, उसकी रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन में। और जब मैं कॉलम की बात करूंगा तो जो मेरे पास फर्स्ट है प्री फैक्टर जो है मेरे पास, उसकी कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। दैट्स क्लियर। ये सी आर से आप इसको याद रख सकते हैं, ये एक टेक्निक है सी आर। तो ये था मेरे पास 12 प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन पर बेस। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन की कुछ अदर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है मेरे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, मैथमेटिकल अगर मैं डेफिनेशन दूं तो लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन बी एनी मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय ए डैश और ए पावर ऑफ टी is defined by a dash or a power of t equal to bij n cross m, where bij equal to aji for all I comma j। मीन्स अगर मैं इस चीज को समझाऊं तो जो मेरे ए ट्रांसपोज है वो क्या होता है, अगर मैं उसको बी आई जे से डिनोट, उसकी जो एंट्रीज है बी आई जे से डिनोट कर रहा हूं, तो उसकी जो सबसे पहले तो जो उसका ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है वो,
रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहां m क्रॉस n था, यहां n क्रॉस m हो गया। सेकंड थिंग, जो मेरे पास Bij है, जो मेरे पास Bij है, वो किसके इक्वल होता है? Aj के इक्वल होता है फॉर ऑल i, j। मीन्स जो, अगर मैं बात करूं A12 जो एलिमेंट होगा वो किसके बराबर हो, सॉरी, जो B12 एलिमेंट होगा वो किसके बराबर होगा? ये ट्रांसपोज का मैट्रिक्स का एलिमेंट है, और ये किसके बराबर होगा? A21 के बराबर होगा। या फिर अगर जो सिंपल भाषा उसमें समझाऊं, जो रो है वो तो कॉलम में चेंज हो जाएंगी, और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा ट्रांसपोज में। जैसे अगर एग्जांपल यहाँ गिवन है, ट्रांसपोजिंग ऑफ ए 2x3 मैट्रिक्स टू क्रिएट ए 3x2 मैट्रिक्स। मीन्स यहाँ क्या हुआ, ये एक मैट्रिक्स गिवन थी, उसका मैंने ट्रांसपोज किया, जो रो है वो मेरी कहाँ चेंज हो गई? कॉलम में चेंज हो गई। और जो मेरे पास कॉलम था, कॉलम कौन सा था मेरे पास? 6 1, वो मेरे पास कहाँ चेंज हो गया? रो में चेंज हो गया। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो इस तरह से हम क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है मेरा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज डिनोट्स ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। देन 5 प्रॉपर्टी है इसकी। अगर मैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। मीन्स पहले मैंने उसकी जो रो थी उसको कॉलम में चेंज कर दिया, उसके बाद जो मेरे पास कॉलम आया उसको फिर से रो में चेंज कर दिया, तो सेम यही मैट्रिक्स आ गई ना मेरे पास। तो जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है वो मेरे पास मैट्रिक्स खुद मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड क्या कह रहा है कि या तो मैं पहले दो मैट्रिसेस का सम कर लूं और फिर उनका ट्रांसपोज करूं, या फिर मैं पहले दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कर लूं और फिर उनका सम करूं। वो दोनों चीजें क्या होती है मेरे पास? सेम होती हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड में क्या है मेरे पास? या तो मैं जो स्केलर है उसको पहले मल्टीप्लाई कर लूं मैट्रिक्स के साथ और फिर उसका ट्रांसपोज लूं, या फिर मैं क्या करूं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूं और फिर उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूं। तो वो दोनों वैल्यू भी मेरे पास क्या होती हैं? सेम होती हैं। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो होती है मेरे पास ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मीन्स जो प्रोडक्ट है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज कर रहा हूं और उसको फिर मैं ओपन कर रहा हूं, तो वो किस तरह से ओपन होता है? रिवर्सल लॉ में ओपन होता है। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्सल लॉ। मीन्स जो फर्स्ट है उसका जो ट्रांसपोज है वो पहले होता है, और जो सेकंड है उसका जो ट्रांसपोज है वो बाद में होता है मेरे पास। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स लॉ। इस चीज को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे शूज हैं और मोजे हैं। पहले मैं मोजे पहनता हूं, उसके बाद शूज पहनता हूं, और जब उतारने हो तो पहले हम क्या उतारते हैं? शूज उतारते हैं, उसके बाद मोजे उतारते हैं। दैट्स क्लियर। तो उससे इसको हम पेन कंपेयर कर सकते हैं। तो ये मेरे पास है जो ट्रांसपोज है प्रोडक्ट में वो रिवर्सल लॉ से उत्पन्न होता है। मींस ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होता है? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है मेरे पास। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ में क्या है? ए की पावर एन कर लूं फिर ट्रांसपोज लूं, या फिर मैं पहले ट्रांसपोज ले लूं और उसकी पावर बाद में करूं, तो वो दोनों वैल्यूज भी मेरे पास क्या होती हैं? सेम होती हैं। ये था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अब कंजुगेट पर। कंजुगेट में क्या है? जो भी मेरे पास नंबर दिए गए हैं, जो भी एंट्रीज है, मीन्स लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन बी एनी मैट्रिक्स देन कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय ए कॉन्जुगेट ए
बार, इसको बोलते हैं ए बार, या फिर इसको, या इसकी नोटेशन है, और इस कंप्लीट को फिर बाद में बोल देते हैं ए कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। और इसको डिफाइन किस तरह से किया जाता है, बी आई जे किसके इक्वल होता है, मीन्स अगर मैं ए कॉन्जुगेट की जो एंट्रीज है उसको डिनोट कर रहा हूं बी आई जे से, तो वो होता है बी आई जे इक्वल टू ए आई जे का कॉन्जुगेट फॉर ऑल आई कोमा जे। मीन्स जो ए की एंट्रीज थी, ए आई जे जो एंट्रीज थी मेरे पास, उन सारों का मैंने क्या कर लिया, कॉन्जुगेट। मीन्स उसकी जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट था उसका मैंने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो मेरे पास क्या है, फर्स्ट जो एंट्री है ए की वो 1 + 2 आयोटा है। अगर मैं कॉन्जुगेट करूंगा तो इस एलिमेंट का भी कॉन्जुगेट होगा, और जो ये मेरे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है इसका, तो इमेजिनरी पार्ट का यहाँ साइन क्या है, प्लस, तो कॉन्जुगेट करूंगा तो साइन क्या कर दूंगा मैं, -1 - 2 आयोटा। ये क्या आ गया, फर्स्ट का कॉन्जुगेट आ गया। सिमिलरली मैं सारे एलिमेंट्स का आपस में जो भी इमेजिनरी पार्ट उसमें प्रेजेंट है उसका क्या कर दूंगा, साइन चेंज कर दूंगा। तो मेरे पास एक सारे एलिमेंट्स का ऐसे ही करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए कॉन्जुगेट आ जाएगा। दैट्स क्लियर। ये होता है मैट्रिक्स के जो कॉन्जुगेट में है वो। अब कॉन्जुगेट की भी कुछ एक 5 प्रॉपर्टी है। सबसे जो फर्स्ट है वो तो एक नोट गिवन है, मीन्स जो मेरे पास एलिमेंट्स होते हैं ए के, जो सारे एलिमेंट्स है वो अगर रियल नंबर से आ रहे हैं तो ए कॉन्जुगेट इक्वल टू ए हो जाएगा, मेरे पास ए कॉन्जुगेट इक्वल टू ए हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जो रियल नंबर होता है उसका जो मेरे पास कॉन्जुगेट है वो खुद उसी के बराबर आता है, क्योंकि उसमें इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट नहीं होता। दैट्स वाई ए कॉन्जुगेट इक्वल टू ए आ जाएगा मेरे पास। दैट्स क्लियर। अब प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। ए कॉन्जुगेट का जो कॉन्जुगेट है वो ए के बराबर आएगा, मीन्स अगर कोई कॉम्प्लेक्स है एक्स मेरे पास, सो एक्स प्लस आयोटा वाई कर लेते हैं, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मैं कॉन्जुगेट करूंगा तो x - आयोटा वाई हो जाएगा। अब फिर से मैं इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो मेरे पास x + आयोटा वाई आ जाएगा, मीन्स उसी के बराबर आ जाएगा। दैट्स क्लियर। कॉन्जुगेट, पहले मैंने नंबर लिया उसका कॉन्जुगेट किया, एक बार कॉन्जुगेट हो गया, अगेन कॉन्जुगेट किया तो ये आ गया मेरे पास। मीन्स एक कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है, ए के बराबर ही आता है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये है मेरे पास। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या है, दो मैट्रिसेस हैं, उनका सम करके कॉन्जुगेट कर लूं, या फिर मैं उनका अलग अलग पहले कॉन्जुगेट ले लूं उसके बाद सम करूं, दोनों आपस में क्या होता है, सेम होती है दोनों वैल्यूज। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है मेरे पास के का कॉन्जुगेट, या फिर मैं के कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट, मीन्स के ए उसका कोई स्केलर है, कॉम्प्लेक्स स्केलर है, यहां उस स्केलर का भी कॉन्जुगेट होगा। इस बात का ध्यान रखना, जो ये कॉन्जुगेट है वो दोनों पर आएगा। लास्ट में ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था के पर, क्योंकि के एक नंबर है और जो ट्रांसपोज होता है वो मैट्रिसेस का होता है। यहां मेरे पास कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट नंबर का भी होता है। अगर मेरे पास के कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस चीज का ध्यान रखना बस। या तो मैं मैट्रिक्स के साथ स्केलर की मल्टीप्लाई करके फिर कॉन्जुगेट ले लूं, या फिर मैं स्केलर का कॉन्जुगेट और मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट अलग अलग करके फिर उनकी मल्टीप्लाई कर लूं। दोनों जो वैल्यूज हैं वो मेरे पास क्या होती हैं, सेम होती हैं। यहाँ ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कर दिया, ए बी का जो कॉन्जुगेट है वो ए का कॉन्जुगेट बी का कॉन्जुगेट हो गया। मीन्स यहाँ वहां रिवर्सल लॉ होल्ड कर रहा था, यहाँ रिवर्सल लॉ नहीं होल्ड करेगा, सिर्फ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ओपन हो जाएगा मेरे पास। दैट्स क्लियर। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है मेरे पास, ए की पावर एन का कॉन्जुगेट कर लूं, या फिर मैं ए का पहले कॉन्जुगेट ले लूं उसकी पावर एन बाद में कर लूं, वो जो दोनों वैल्यूज हैं वो मेरे पास क्या आती हैं,
सेम आती हैं। ये था कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे पास ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स आ गया। मीन्स जो हमने पहले प्रॉपर्टीज की थी वो सेम आ गई, यहाँ दोनों कंबाइन होकर आ गई। नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसपोज भी लेना है, कॉन्जुगेट भी करना है। या तो हम पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं या हम कॉन्जुगेट कर लेते हैं, वो अपनी मर्जी है, कुछ भी करें, या ट्रांसपोज ले लें या कॉन्जुगेट कर लें। दैट्स क्लियर। जो फर्स्ट दो प्रॉपर्टी करवाई थी वो कंबाइन होकर आ गई। अब इसकी नोटेशन देख लेते हैं। जनरली ए पावर ऑफ थीटा और ए स्टार से डिनोट किया जाता है इसको। और जो इसकी एंट्रीज हैं, सबसे पहले तो जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है, एम क्रॉस एन, एन क्रॉस एम। और भाई जो बी आई जे है उसका क्या हो जाएगा, वो किसके इक्वल होगा, बी आई जे ए जे आई, उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। दैट्स क्लियर। मेन से अगर इन जनरल मैं आपको समझाऊं तो क्या होता है इसमें ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में, जो मैट्रिक्स है उसकी जो रो है वो कॉलम में भी चेंज हो जाती है, और साथ के साथ जो हर एंट्री है उसका क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट हो जाता है। अगर ये चीज हो गई तो मेरे पास ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या, जो न्यू मैट्रिक्स आई है उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स बोल देंगे। दैट्स क्लियर। ये मेरे पास एक एग्जांपल दिया गया है, a इक्वल टू 1 प्लस 2 आयटा 2 माइनस 3 आयटा 3 प्लस 4 आयटा। अब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है, ये फर्स्ट रो है। सबसे पहले तो मैं इसको कहां चेंज करूंगा, कॉलम में। फर्स्ट रो को मैंने कहां चेंज कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। अब इसका कॉन्जुगेट, हर एंट्री का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में जो भी इमेजिनरी पार्ट है मेरा उसका साइन चेंज। यहाँ मेरे पास क्या 1 माइनस 2, यहाँ 1 प्लस 2 आयोटा, साइन चेंज करूंगा इमेजिनरी पार्ट का 1 माइनस 2 आयोटा। अब 2 माइनस 3 आयोटा ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा कॉलम में, क्योंकि इसको मैंने कॉलम में चेंज किया है 2 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ 2 माइनस 3 आयोटा आया था उसका मैंने क्या कर दिया, कॉन्जुगेट कर दिया, मीन्स इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया तो 2 प्लस 3 आयोटा हो गया। इस तरह से हम सारे एलिमेंट्स को, जो रो है उनको कॉलम में चेंज कर देंगे और फिर सारे एलिमेंट्स का क्या ले लेंगे, हमें वहां कॉन्जुगेट ले लेंगे। दैट्स क्लियर। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये मीन्स सेम उसी वही प्रॉपर्टीज हैं। उसका जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करें तो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, या फिर पहले दो मैट्रिक्स को सम करके उसका फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करें, या फिर दो मैट्रिसेस का अलग अलग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करके फिर उनका सम करें तो वो सेम होता है। अब यहाँ कॉन्जुगेट पर देखिए, ट्रांसपोज पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था के पर, लेकिन जब हमने इसमें कॉन्जुगेट और ऐड कर दिया तो इसका भी कॉन्जुगेट हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अच्छा, अब फोर्थ प्रॉपर्टी में बात करते हैं। यहां मेरे पास क्या है, ए बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है मेरे पास। मेन से जो कॉन्जुगेट था उसमें रिवर्सल लॉ नहीं था, लेकिन जो ट्रांसपोज था वहां रिवर्सल लॉ था। तो ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों की जो मेरे पास प्रॉपर्टी है वो कंबाइन हुई है, कंबाइन हुई है। तो यहां भी मेरे पास क्या होगा, रिवर्सल लॉ होल्ड कर जाएगा। दैट्स क्लियर। या रिवर्सल लॉ होल्ड कर जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास या तो मैं मैट्रिक्स की पावर n करके उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले लूं, या फिर मैं पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करके उसकी पावर n कर लूं, तो वो जो दोनों वैल्यूज है वो मेरे पास क्या आती हैं, सेम आती हैं। दैट्स क्लियर। अब क्या करते हैं, एक नोट दिया है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एंड करते हैं लेक्चर का। यहां मेरे पास क्या है, के कोई भी रियल नंबर है, देन के ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू के ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। के अगर मैंने रियल नंबर ले लिया तो उसका जो कॉन्जुगेट होता है वो उसी के बराबर होता है। तो मेरे पास यहाँ के इंटू ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आ जाएगा। बस ये नोट है मेरे पास। तो फ्रेंड्स, आज हमने किया मल्टीप्लिकेशन के बारे में किया, उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की,
ट्रांसपोज के बारे में हमने किया, कॉन्जुगेट के बारे में किया और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के बारे में किया। तो ये तो था आज का लेक्चर। कल फिर नेक्स्ट आगे हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें। साथ के साथ फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।